एवरीवन, हम लोग बेटा आरएनसी के सोल्यूशन कर रहे हैं जो 2018 का जो अभी पेपर हुआ दिसंबर में मैथ्स का, उसका सोल्यूशन। ठीक है, ओके। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच प्योर अल्कोहल बी एडेड टू 400 ml ऑफ अ 15% सोल्यूशन टू मेक इट स्ट्रेंथ 32%। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन which carries 5 marks. Very easy question. ठीक है, let's see how we will do it. Okay, what is given to us? 400 ml of solution. Okay, let me make a container. Suppose this is a container. Okay, this is a container and it has 400 ml. Okay, 400 ml. Suppose it has 400 ml of solution. Okay, 400 ml. Fine. Clear? Okay. Now the percentage of alcohol in this 400 ml solution is 15%. So let's calculate ना कि कितना अल्कोहल है उसमें। एक बार उसमें जो प्योर अल्कोहल है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो प्योर अल्कोहल कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट्स अगेन वेरी इजी, यू हैव टू कैलकुलेट द 15%। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट। ओके, 15% ऑफ 400 ml। ठीक है, सो 15% ऑफ 400 ml। ओके, so 15% of 400 will be, how we will calculate? 15 upon 100 into 400, simple, into 400 ml, cancel 0 0, 15 4s are 60 ml. So 60 ml pure alcohol is there in this 400 ml of solution. Okay, now what we have to do बेटा, अब इन्होंने हमसे कहा है कि अब आपको अल्कोहल की स्ट्रेंथ 32% बनानी है, तो आप कितना और प्योर अल्कोहल ऐड करोगे। ठीक है, तो हमें परसेंटेज कितनी बनानी है? 32%। ऑलरेडी 15% ऑलरेडी है अल्कोहल का कंटेंट, उसी कंटेंट को हमने 32% बनाना है। इट्स वेरी सिंपल, सी है। ठीक है, हम लोग ऐसा करेंगे, देखो 60 तो प्योर है। ठीक है, अच्छा टोटल कितना है बेटा? 60 अपॉन व्हाट इज टोटल? टोटल इज 400 ml। टोटल 400 ml में 60 क्या है? प्योर अल्कोहल है। ये जो फ्रैक्शन हो गया अल्कोहल का, इंटू 100 करूंगा तो अगेन 15% विल कम। लेकिन अब हमें क्या करना है? हमें प्योर अल्कोहल ऐड करना है। सपोज मैंने 60 में प्योर अल्कोहल ऐड करा, सपोज x अमाउंट ऑफ प्योर अल्कोहल आई हैव एडेड। सो अपॉन, तो सोल्यूशन भी बेटा कितना जाएगा? 400 प्लस x। एंड इस फ्रैक्शन को, ये फ्रैक्शन किसके बराबर आना चाहिए? 32%। अच्छा 32% को मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँगा, कितना आएगा? 32 अपॉन 100. Now you have to solve this and you have to find x, you have to do cross multiplication, that's it. Okay, let's solve it. If you do cross multiplication, it will come how much? 6000 plus the next question is, okay, let me rub it for you. I'll explain it to you later on. Okay, चलो इसी को इसी से एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले मैं एक बार आपके सामने क्वेश्चन को रीड करता हूँ। क्वेश्चन क्या है बेटा? अ बैग कंटेन्स 10 पैसा, 25 पैसा एंड 50 पैसा coins. Okay, and the number of 25 paisa coins is 3 times the number of 10 paisa coins. If 50 paisa coins are 5 more than 25 paisa coins and the total value of money in the bag is rupees 120, you have to find the number of 10 paisa coins. Okay, again very easy. Suppose ये एक बॉक्स
10 क्या है, 10 तो डिनोमिनेशन है 10 पैसा, इंटू x कर देंगे, उसकी क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, प्लस 25 पैसा कॉइन्स को उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जो कि 3x है, प्लस 50 पैसा को उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जो कि 3x प्लस 5 है, इज इक्वल टू 120 रुपीज। अच्छा, why I've taken 2 extra zeros, why I've taken 2 extra zeros, क्योंकि बेटा it is in rupees, we have to convert it in पैसा, ठीक है, पैसा में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की यूनिट सेम होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पैसा है तो राइट हैंड साइड भी पैसा होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। रेस्ट इज कैलकुलेशन, 10 into x 10x प्लस 25 3 75x प्लस 50 3 150x and then 55 plus 250 is equal to 12,000. One more zero will come. Okay. So 235x इस सबको ऐड करोगे इज इक्वल टू 12,000 माइनस 250, 250 उस तरफ चले जाएगा और x कितना जाएगा 11,750 अपॉन 235 और यहाँ से x कितना जाएगा 50, ठीक है। इफ यू विल सॉल्व इट यू विल गेट 50, ठीक है, यू विल गेट 50। सो यही तो हमसे पूछा था x मतलब नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स और नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स x थे, तो वो x की वैल्यू 50 आ गई। देयरफॉर लास्ट में ऐसे भी लिखोगे बेटा, सब्जेक्टिव एग्जाम है, लास्ट में आपको ऐसे भी लिखना है द नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स इज इक्वल टू 50। सो सिंपल, अगेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इजी, इट इज टोटली बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड, ठीक है बेटा। हमारा एक लेक्चर है, डू वॉच इट, उसमें मैंने बच्चों को बताया है कि कैसे यूनिटरी मेथड से हम लोग बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं RIMC के, ठीक है। और मैंने उसमें ये भी लिखा था कि इट कवर्स 20% ऑफ द सिलेबस, सो दिस यूनिटरी मेथड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लस सिंपल इजी ना, इट इज वेरी इजी, ठीक है। तो आप एक बार इसको जरूर देखिएगा इस वीडियो को मेरे, और उसी का एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 2/3 kg pieces can be cut from a cake of weighing 4 kgs? Very simple. See, I have written by using unitary method. ठीक है, हमने क्या करा, आप उस वीडियो को जरूर देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। by using unitary method, ठीक है, हमने क्या करा, अब देखो क्या दिया है कि 2/3 kg का एक पीस होना चाहिए और टोटल 4 kg आपके पास केक है, टोटल 4 kg है, तो 2/3 kg के कितने पीसेस कटेंगे? वेरी सिंपल, 2/3 kg का एक पीस कट रहा है, लेकिन मुझे तो पूरा 4 kg काटने हैं, तो अगर 2/3 kg में एक पीस कट रहा है तो 4 kg में ज्यादा पीस कटेंगे। बेटा इसको समझना है, दिस इज कंपैरिजन, हाँ ठीक है, वो वीडियो देख लेना, आपको ये कंपैरिजन बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो 2/3 kg 1 पीस, 4 kg मोर पीस, ठीक है, मोर मीन्स ज्यादा, जैसे ही मोर आएगा, ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कंपैरिजन में मोर आते ही आपका मोर बाय लेस इनटू इंडिविजुअल वैल्यू, नाउ यू हैव टू पुट वैल्यूज, ठीक है। मोर इज 4 divided by, this is divided by 2/3 into individual value, this is individual value beta, okay. This is individual value, this one piece ना, इसको हम लोग individual value बोलते हैं, ठीक है, individual value, okay. So more by less into individual value, 4 divided by 2/3 into 1 pieces, ठीक है। तो इसको जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो चीजें रेसिप्रोकल जाती है, तो 3/2 into 1 कैंसिल इट, 2 2 जा and 3 2 जा 6 pieces will come। सी कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कितना सिंपल है, अगेन कैरीज 5 मार्क्स, ठीक है। तो 5 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा RIMC एग्जाम में, एक नंबर से भी बच्चे रुके हैं फाइनल मेरिट में, तो आप सोच लो कि आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। मैथ्स इज वेरी सिंपल इन RIMC, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा देखना, ठीक है, पहले हम देख लेते हैं सॉल्यूशन, फिर हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज द प्रोप्राइटर ऑफ अ डिपार्टमेंटल स्टोर, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, ठीक है, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर का एक ओनर है, मालिक है, जो कि ढोंग कर रहा है और डिसऑनेस्ट है बेटा वो, और वो ढोंग कर रहा है कि मैं शुगर को कॉस्ट प्राइस में बेच रहा हूँ ना, लेकिन वेट गलत यूज कर रहा है वो। 1 kg वेट, देखो फॉर ईच किलोग्राम क्या लिखा है, 1 kg वेट के बदले वो कितना दे रहा है हमें, 950 ग्राम्स, तो वो 50 ग्राम्स वहां पर उसको फायदा हो रहा है, 50 ग्राम्स हमें चीजें कम देते हुए वो वहां पर अपना फायदा कर रहा है। बोल तो हमसे ये रहा है कि मैं आपको कॉस्ट प्राइस में ही दे रहा हूँ, तो हमें तो ऐसा लगेगा कि शॉपकीपर का कोई या प्रोप्राइटर का कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, लेकिन उसने कहाँ ढोंग रचा,
वेट में बेटा, ठीक है, जो 1 kg का वेट होता है उसने वो 950 का वेट यूज करा और हमें पता ही नहीं है। अच्छा तो इसको कैसे करेंगे, तो उसको प्रॉफिट तो होगा, तो बात समझ में आई हमें, तो वो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, चलो यहाँ देखना क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा तो मैं क्या करूंगा, आई लेट सीपी ऑफ 1000 ग्राम्स, 1 kg को मैंने 1000 ग्राम्स में लिख दिया और मैं रुपीज भी 1000 ही ले रहा हूँ ताकि मेरे लिए इजी रहे ना। अगर सपोज अगर 1 टॉफी का प्राइस 1 रुपीज है तो 2 टॉफी का 2 रुपीज, 3 टॉफीज का 3 रुपीज, इसलिए मैंने 1000 ग्राम्स शुगर के प्राइस 1000 ले लिए, ठीक है, डजेंट मैटर। परसेंटेज के क्वेश्चन में अभी हम लोग डिटेल्ड कुछ लेक्चर्स करेंगे, ठीक है, जिसमें हम परसेंटेज को फुल फ्लेज्ड तरीके से पढ़ेंगे और उसमें मैं आपको ये पता चलेगा कि परसेंटेज के केस में यू कैन टेक एनी वैल्यू। परसेंटेज कभी भी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, परसेंटेज चेंज पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्या चीज़ें हैं और आपको बाद में अच्छे से पता चलेंगी। अच्छा इस क्वेश्चन में देखना 1000 ग्राम्स शुगर मैंने 1000 रुपीज़ का ले लिया। अच्छा लेकिन बेच तो वो मुझे सिर्फ 950 ग्राम्स रहा है वो, ठीक है, तो 950 ग्राम्स का कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए, 950 होना चाहिए, लेकिन हम 950 ग्राम्स के लिए उसको कितना पैसे दे रहे हैं, कितनी सेलिंग प्राइस दे रहे हैं, 1000 ही दे रहे हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि वो वेट कम कर रहा है हमारे लिए, तो हम तो 1000 ही रुपीज़ दे रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि 1000 ग्राम ही उसने हमें शुगर दी है। तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर यू हैव टू सी, ठीक है, तो ये जो सीपी ऑफ 950 ग्राम्स है शुगर की वो तो 950 है ओरिजिनली, कायदे से वो 950 रुपीज़ है, लेकिन जो हम उसको पैसा दे रहे हैं 950 ग्राम्स का वो 1000 दे रहे हैं, तो उसको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप ये दो कंडीशंस देखोगे तो उसको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, उसको हो रहा है 50 रुपीज़ का प्रॉफिट, क्योंकि एसपी ज़्यादा है बेटा, देखो एसपी ज़्यादा है, एसपी कितना है 1000 रुपीज़ है, सो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देयरफॉर प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे इन वैल्यू तो कितना आएगा 50 रुपीज़, लेकिन हमसे पूछा क्या है प्रॉफिट परसेंट, तो बेटा प्रॉफिट परसेंट का दिस फॉर्मूला इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और बड़े ही लॉजिकली तरीके से फॉर्मूला आता है, इसको आपने याद नहीं रखना, लेकिन अभी आप सिर्फ देख लो इसे, ठीक है, बाद में हम लोग अच्छे से इसका एक पूरा चैप्टर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट परसेंट कैसा आया, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना था 50 रुपीज़, सीपी कितना है 950 इंटू 100, कैंसिल करो 0 से 0, 519 100 upon 19%, in mixed fraction 5 by 19%, so simple, again of 5 marks, okay। Now let's do question number 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन वेरी सिंपल, ठीक है, जितने भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन है दे आर वेरी सिंपल, ठीक है, इवन 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी सिंपल है। तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई का है, सिर्फ कैलकुलेशन है बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो जो लोग मानते हैं कि RIMC इज अ टफेस्ट एग्जाम, नो इट इज़ नॉट अ टफेस्ट एग्जाम, ओनली सीट्स आर लिमिटेड ना, लेकिन मेहनत भी कम बच्चे करते हैं, अगर आप मेहनत करो तो बहुत अच्छा कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन में हमें ऐसा दिया है x to the power m plus n into x to the power n plus l into x to the power l plus m upon x to the power m into x to the power n into x to the power l का होल स्क्वायर, ये दिया है, इसको कहा है कि सिंप्लीफाई करो, इसको सॉल्व करो, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, देखो मैंने राइट हैंड साइड में लिखी है। सबसे पहले a to the power m into a to the power n होता है आपका बेटा a to the power m plus n, ठीक है। जब भी बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं, जब भी हम दो सेम बेस वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर भी बेस क्या है a, यहाँ पर भी बेस क्या है a, दोनों की पावर्स अलग हैं, यहाँ पर a की पावर m है, यहाँ पर a की पावर n है, तो पावर क्या जाएंगी, ऐड जाएंगी। अच्छा डिवीजन के केस में वही पावर माइनस हो जाती है, और अगर a टू द पावर m का होल पावर n हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, a टू द पावर m n, बस। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ प्रॉपर्टीज आनी चाहिए आपको, वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप देखना बेस सेम है x x x और ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स को मैं ऐड कर लूंगा, तो m प्लस n प्लस n प्लस l प्लस l प्लस m, आप देखोगे 2 m है 2 n है 2 l है, तो 2m 2n 2l आ जाएगा, अपॉन जो डिनोमिनेटर में सेम मैंने वो नीचे लिख दिया। अच्छा ऊपर अगर मैं 2 कॉमन लूँ, देखो अगर मैं 2 कॉमन लूँ न्यूमरेटर में, क्योंकि 2 पावर्स में सभी में 2 है, सारे टर्म्स में 2 है, इफ आई टेक 2 कॉमन तो क्या आ जाएगा 2 बाहर, ब्रैकेट में m प्लस n प्लस l अपॉन, और डिनोमिनेटर में क्या है x टू द पावर। अच्छा अभी हमने देखा था कि अगर a टू द पावर m होल पावर n होगा तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और किसी को भी पहले बाद में लिख सकते हैं, a टू द पावर mn को मैं a टू द पावर nm भी लिख सकता हूँ। तो मैंने यही किया, जो 2 को है वो मैंने पहले लिख दिया और m प्लस n प्लस l को बाद में लिख दिया, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया, कैंसिल, 1 विल बी योर आंसर, सो सिंपल, ओके। चलो नेक्स्ट फैक्टराइज का क्वेश्चन है बेटा। फैक्टराइज में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फैक्टराइज प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। फैक्टर्स कैसे बनाओगे
ये थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है बच्चों से, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन इस बार का है इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बल्कि और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन में RIMC के। अच्छा, फैक्टराइजेशन में क्या दिया है, कुछ चीज़ें आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, लेकिन पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। a स्क्वायर माइनस 5a का होल स्क्वायर माइनस 36, ठीक है, दिस इज गिवन टू यू। इसको आपने फैक्टर्स में तोड़ना है। अच्छा, तो पहले फैक्टर्स होते क्या हैं वो आप समझ लो अच्छे से, ठीक है। मैंने यहाँ देखना राइट हैंड साइड में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। जैसे 6 है कोई नंबर, तो इसके 2 into 3 फैक्टर हैं, ठीक है। इसको हमने फैक्टर फॉर्म में लिखा है 2 into 3, इवन 3 into 2 भी लिख सकता हूँ मैं आगे पीछे फैक्टर्स को। मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि समथिंग इंटू समथिंग इज फैक्टर। किसी नंबर को अगर मैं समथिंग इंटू समथिंग लिखूँ तो वो फैक्टर है, ठीक है। जैसे 6 को मैं 6 into 1 भी लिख सकता हूँ, तो ये भी फैक्टर है ना। हाँ, लेकिन हमें फैक्टर्स को उसकी छोटी वैल्यूज पे या छोटे मल्टीपल्स में तोड़ना जरूरी होता है, ठीक है। तो 6 into 1 फैक्टर तो है, लेकिन इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 को 2 into 3 लिख सकते हैं, वो और ज़्यादा बेटर फैक्टर्स रहेंगे। अच्छा, 6 को हम लोग 2 + 1 into 1 +, अच्छा इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ नीचे। 6 को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 2 + 1 जो कि 3 होता है, इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया, और इंटू 1 + 1, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम फैक्टर्स। हमने क्या करा, 3 को हमने 2 + 1 लिख दिया, 2 को 1 + 1 लिख दिया। ये भी अल्टीमेटली ये भी तो समथिंग इंटू समथिंग ही है, ठीक है। हाँ, लेकिन लास्ट वाला जो है बेटा देखना, 6 = 2 + 4, 6 = 2 + 4 इज नॉट अ फैक्टर, क्योंकि ये समथिंग प्लस समथिंग है और हमें समथिंग इंटू समथिंग चाहिए। समथिंग इंटू समथिंग में इंडिविजुअली टर्म्स में प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन फिर अल्टीमेटली उसको इंटू ही होना है, ठीक है। तो ये तो फैक्टर्स होते हैं, तो इसका देख लेते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा, कुछ मैंने आपको यहाँ पर एक मैंने आइडेंटिटी लिखी है, एक फॉर्मूला लिखा है विच इज़ अगेन वेरी इजी, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, a² - b² होता है a - b a + b, ठीक है, ओके। और भी बहुत सारी आइडेंटिटीज है, बहुत सिंपल तरीका है इनको याद करने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ये आना चाहिए। तो हमने क्या फिर तो हमने किया a² - 5a का होल स्क्वायर है, 36 को हमने 6 का स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या हो गया, a हो गया और ये दूसरा टर्म b हो गया ना, तो ये a² - b² जैसा हो गया। तो a - b, a कितना है, a² - 5a पूरा a है, माइनस b कितना है 6, और वैसे a + b। अब बेटा अब आप बोलोगे सर ये भी तो फैक्टर्स है, समथिंग इंटू समथिंग। हाँ, ये भी फैक्टर्स है, लेकिन मैंने कहा था ना, आप जितने उसके स्मॉलेस्ट फैक्टर्स बनाओ वो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये दो आपकी कैसे इक्वेशंस आ गई हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनको बेटा हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं, क्योंकि a की पावर 2 है और इसको सॉल्व करना इज अगेन वेरी इजी। तो इसको जो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स में आपने जो बीच का टर्म है इसको आपने 2 पार्ट में स्प्लिट करना पड़ता है, ताकि उसके ऊपर ऑपरेशंस लगे प्लस और माइनस का, तो वही वैल्यू आए। प्लस अगर उन दोनों टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आए, देखो बेटा -6 × a² विल बी -6a², दोनों को मल्टीप्लाई करके -6a² आए, ठीक है। इसका हम अलग से एक पूरा चैप्टर करेंगे, ठीक है, फैक्टराइजेशन का, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, a² -6a + a, ठीक है। ये देखो -5a को मैंने ऐसे तोड़ दिया बेटा, देखो 2 हिस्सों में, -6a + a। अगर इसको सॉल्व करोगे तो -5a ही आएगा, और अगर आप -6a × a करोगे तो -6a² आ रहा है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर भी देखना है, इस -5a को देखो, इस -5a को मैंने किस में तोड़ा है, इस -5a को मैंने -3a और -2a में तोड़ा है, क्योंकि -3a -2a करूंगा तो -5a ही आएगा, और दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं -3a × -2a इट विल बी +6a²। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो +6a², साइन का भी देखना जरूरी है। तो ऐसे हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स करते हैं। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, 2 टर्म्स लेने हैं, कॉमन लेना है। इस a² - 6a में a कॉमन है तो कितना आ जाए, a - 6 आ गया, प्लस a - 6 ऑलरेडी है तो 1 कॉमन ले लो, और यहाँ पर भी a - 6 आ जाएगा। उसी तरह दूसरे वाला जो ये टर्म है ब्रैकेट में बड़ा सा, इन दोनों में फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन है, a कॉमन है तो a - 3, और इसमें भी a - 3 आना चाहिए, तो -2 कॉमन लूँगा तो a - 3। अब इस वाले पूरे टर्म में आपका a - 6 कॉमन है, तो a - 6 मैंने कॉमन ले लिया, और a + 1 दूसरे ब्रैकेट में आ गया। इस पूरे में a - 3 कॉमन है, तो a - 3 मैंने कॉमन ले लिया, और a - 2 आ गया। तो ये देखो, ये आपके स्मॉलेस्ट फैक्टर्स आ गए, 1 2 3 4 फैक्टर्स आए इसके, ठीक है। तो कितना सिंपल है अगेन, ठीक है। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस रिक्वायर्ड बेटा, ठीक है, इसमें प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ओके। इज अगेन वेरी इजी। अ फिगर इज गिवन टू यू, नाउ अ स्क्वायर इज गिवन टू यू इन व्हिच द साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। द साइड इज गिवन टू यू हाउ मच, 14 सेंटीमीटर।
साइड इज 14 सेंटीमीटर, ओके 14 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 14 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर में सारी साइड सेम होती है। एंड पी क्यू आर एस आर सेंटर्स ऑफ द सर्कुलर आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियस, ठीक है, ये आपको फिगर दिया है, चलो मुझे लेट्स कंप्लीट द फिगर्स। ऐसा दिया आपने, एक यहाँ से दिया है ऐसा, 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 ठीक है, these are proper arcs, I'm not able to make the exact diagram but these are the arcs which are given to you and they are equal, ठीक है, ये सारे एक जैसे हैं, ओके एक बार फिर से ट्राई करने दो मुझे, लेट्स मेक ना, आई विल गिव माय बेस्ट। अच्छा 14 सेंटीमीटर, ठीक है, एक आर्क यहाँ से आया ऐसे, फिर यहाँ से आया ऐसे, यहाँ से आया ऐसे, ओके दिस इज फाइन, ठीक है, ओके so this four, you can say that these four arcs are given to you in which P, Q, R and S are the centers. So this is P, this is Q, this is R, this is S, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ एक सेक्टर की बात करूं तो ये एक सेक्टर 1/4 है पूरे सर्कल का। तो अगर मैं इन चारों सेक्टर्स को बेटा 1, 2, 3, 4 इन चारों सेक्टर्स को मैं अलग अलग काट के जोड़ दूं तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, ठीक है। और आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द शेडेड पोर्शन, ठीक है। शेडेड पोर्शन कौन सा है, मैं आपको शेडेड पोर्शन बना के दिखाता हूँ, ठीक है। दिस इज द शेडेड पोर्शन, ठीक है, जो बीच का पोर्शन है ये आपका शेडेड पोर्शन है, ठीक है। और आपको इस शेडेड पोर्शन का क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द पैरामीटर। पैरामीटर मतलब बेटा ये इनकी लेंथ, इनकी यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये लेंथ यू हैव टू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। दिस लेंथ यू हैव टू कैलकुलेट, अगेन वेरी सिंपल। कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको अभी बोला था कि अगर मैं इन 4 सेक्टर्स को जोड़ दूं तो एक कंप्लीट क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, ठीक है। और उस कंप्लीट सर्कल पे जो हमें कैलकुलेट करना है वो क्या बन जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस। ये देखो ये क्या है, इसका सरकमफ्रेंस। तो इसका मतलब आपको सिर्फ सरकमफ्रेंस का क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। और एक चीज और, ठीक है, अगर आप एक चीज और ध्यान देंगे, जो इसका रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा इस सर्कल का रेडियस, वो क्या होगा बेटा, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या ये रेडियस तो है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है। अच्छा, दिस होल इज 14, सो द रेडियस विल बी 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा इसका, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। आई हैव टू फाइंड नथिंग बट द पेरीमीटर ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, का मतलब आई हैव टू फाइंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सो पेरीमीटर, मैं ऐसे लिखूंगा, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पोर्शन, is equal to circumference, is equal to circumference of a circle, which is 2 pi r, very simple, ठीक है, 2 pi r, okay, let's put the value 2 pi की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 22/7 into r, रेडियस कितना हो जाएगा, जो साइड थी 14 उसका हाफ, ठीक है, इट विल कम इन सेंटीमीटर। बस आपको ये सॉल्व करना है, 7 2 जा, this 2 and 2 will get cancelled, 22 2 are 44 centimeter, so simple, 42 centimeter will be the perimeter of the shaded portion, clear, so simple, okay। Now let's move on to next question is again you have to simplify, ठीक है। अब आपको क्या simplify करना है, let me write the full question, you have to simplify 5√3, then in bracket it is given to you 3√3 minus under root of 12, okay, now bracket close, then plus 2√3, then in bracket 4√27, then minus 5√48, okay, this you have to solve, very simple, okay, ठीक है। अच्छा, रूट की कुछ प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए बेटा, ठीक है। स्क्वायर रूट, बेसिकली स्क्वायर रूट, अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 64 का, तो मैं क्या करता हूँ, इसके फैक्टर्स कर लेता हूँ, ठीक है। आप 2 फैक्टर्स कैसे करते हैं, ऐसे 64 के फैक्टर्स ऐसे करेंगे, ठीक है। 2 32 टाइम्स, देन 2 16 टाइम्स, देन 2 8, 2 4,
and then 2, 2. So this will be the factors 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 6, 2 6 times, ठीक है। तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2 6 times, ठीक है। ओके, सो बेटा ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि स्क्वायर रूट में आप पेयर्स बाहर लेंगे, ठीक है। अब देखो कितने पेयर बन रहे हैं, एक पेयर ये बन गया 2 2 का, फिर दूसरा पेयर ये बन गया और तीसरा पेयर ये बन गया, ठीक है। तो रूट से बाहर क्या आ जाएगा, ठीक है, पेयर्स बाहर आएंगे लेकिन एज अ सिंगल एंटिटी, ठीक है। सिंगल 2 पेयर है तो सिर्फ 2 बाहर आएगा, इनटू दूसरा पेयर का 2 बाहर आएगा, तीसरे पेयर का 2 बाहर आएगा। सो योर आंसर विल बी 8। सो रूट ऑफ 64 इज 8, ठीक है। तो रूट का मतलब सिंपली, स्क्वायर रूट का मतलब है कि आपको पेयर्स लेने, ओके। और एक चीज़ और आपको ये भी आना चाहिए कि अगर रूट ऑफ 4 इंटू रूट ऑफ 4 है ना, तो यू शुड नो कि रूट जब भी रूट ऑफ 4 इंटू रूट ऑफ 4, तो क्या होता है, इसको आप रूट के अंदर, इसको आप पूरे का रूट के अंदर 4 इंटू 4 लिख सकते हो। अगेन 4 4 का पेयर तो 4 बाहर आ जाएगा। सो रूट 4 इंटू रूट 4 विल बी 4। इसका मतलब रूट 2 इंटू रूट 2 अगेन 2, रूट x इंटू रूट x विल कम, ओके। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है बस। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अब तो बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। ये हमारा रफ है, इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी हैं। अब क्वेश्चन क्या है, 5 रूट 3। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो दिस विल बिकम, पहले 5 3 ज़ा 15, फिर रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 एंड रूट 3 इंटू रूट 3 3, तो दिस विल बी 15 इंटू 3 माइनस 5 रूट 3 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 रूट 3 को मुझे मल्टीप्लाई करना है रूट ऑफ 12 से। तो 5 तो बाहर आ जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 12, इसको पूरे को मैं रूट के अंदर लिख सकता हूँ, 3 इंटू 12 लिख सकता हूँ। तो 12 3 ज़ा 36, रूट ऑफ 36 प्लस, अच्छा नाउ अब 2 रूट 3 को मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 4 ज़ा 8, पहले 8 आ गया, फिर रूट के अंदर क्या जाएगा, 27 3 ज़ा, 27 3 ज़ा कितना होता है, 7 3 ज़ा 21 कैरी 2, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 7 8 81, 27 3 ज़ा 81, ओके। तो रूट के अंदर 81 आ गया माइनस, अच्छा 2 इंटू 5, पहले 2 को ये 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 5 ज़ा 10 और रूट 3 अंदर है बेटा, ठीक है। रूट 3 और रूट 48, रूट 3 इंटू रूट 48 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 48, 8 3 ज़ा 24 कैरी 2, 3 4 ज़ा 12 एंड 2 144, ठीक है। ऐसा आ जाएगा रूट के अंदर, ठीक है। एंड देन दिस 15 3 ज़ा 45 माइनस 5 रूट 36, रूट 36 को आप 6 इंटू 6 लिख सकते हो, तो 6 बाहर आ जाएगा। तो दिस विल बी 5 इंटू 6 प्लस 8, रूट 81 को आप 9 इंटू 9 लिख सकते हैं, 9 9 ज़ा 81, तो 9 9 ज़ा 81, 9 9 Let's move on to next question. Question number 9. Okay, let me draw the diagram first. Okay, diagram ऐसा दिया आपको, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसे एक ट्राइंगल एंड देन दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ओके, क्या क्या गिवन है आपको इसमें, आपको गिवन है दिस इज बी गिवन टू यू, दिस इज सी एंड देन वी हैव दिस ए एंड देन वी हैव दिस डी एंड देन वी हैव दिस ई, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं और ये हमें फाइंड करना है। दिस एंगल आई हैव टू फाइंड, दिस इज एक्स
एंड दिस इज गिवन टू मी, दिस इज हाउ मच 125। बहुत तरीके इसको सॉल्व करने की बेटा, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए एंड देयर आर न्यूमरस वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल्स होते हैं उसका सम कितना होता है 180। सपोज अगर ये इफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो दो एंगल बन रहे हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, सपोज दिस इज y, दिस इज x एंड दिस इज y, सो x प्लस y विल बी हाउ मच 180, ठीक है। इसको हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं, ओके। या एंगल, द सम ऑफ एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180। फिर आपको ये भी प्रॉपर्टी आनी चाहिए, सपोज अगर एक ट्राइंगल है, सो ट्राइंगल का ये एक्सटर्नल एंगल है और ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, ये और ये, ठीक है। सपोज इसको मैं x बोलता हूँ, इसको मैं y बोलता हूँ, अगर इसको मैं z बोलूँ, तो दिस इज अ प्रॉपर्टी दैट एक्सटीरियर एंगल z इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये वाला एंगल नहीं आएगा बेटा, ठीक है, जो मैं यहाँ से आपको रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये एंगल नहीं लेंगे हम लोग ऑपोजिट वाले एंगल्स लेंगे, उनका सम z विल बी इक्वल टू x प्लस y। बस ये दो प्रॉपर्टीज का यूज करना है, वेरी सिंपल। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, गिवन क्या है, BC और DE आपस में पैरेलल है, तो ये जो BC और DE आपस में पैरेलल है, तो कुछ पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज भी लग जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, this is your answer, very simple, okay, let's move, okay. The next question number 10 is totally based on graph, ठीक है। आपको एक ग्राफ दिया है, ठीक है, और इस ग्राफ में आपको कुछ डेटा दिया है, वो डेटा क्या देख लेते हैं एक बार, ठीक है। I've drawn this rough graph। आप क्वेश्चन पेपर से रिफर कर सकते हैं प्रॉपर ग्राफ, क्वेश्चन पेपर का हमने लिंक दिया है, ठीक है। वी हैव अपलोडेड द PDF फाइल, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर। तो इसमें क्या दिया है, अगर आप देखेंगे तो आप एक्स एक्सिस में आपको दिखेंगी हाइट इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो 125 से 130, 130 से 135, फिर 160 सेंटीमीटर्स, ठीक है, ये सेंटीमीटर्स में दिया आपको। और y एक्सिस में आपको नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 10th दी है, ठीक है। तो एक तरीके से इन नंबर ऑफ गर्ल्स की हाइट है ना बेटा, ये हाइट का एक ग्राफ है ना, ताकि मैं नंबर ऑफ गर्ल्स की हाइट बता सकूं। कैसे, 125 से 130 सेंटीमीटर की हाइट की कितनी लड़कियां हैं, आप कह सकते हो ना एक लड़की है। 130 से 135 सेंटीमीटर की हाइट के बीच में कितनी लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं। फिर 135 से 140 के रेंज में कितनी लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं। वैसे ही 140 से 145 सेंटीमीटर तक की रेंज में कितनी लड़कियां हैं, 7 लड़कियां हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या दिया है,
इसमें आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी? देखो बेटा पहला क्वेश्चन ही है आपसे कि व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन बीइंग गिवन बाय द ग्राफ. सो व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द ग्राफ? द हाइट ऑफ द गर्ल्स ऑफ क्लास 10th. ठीक है, तो पहला आंसर तो ये जाएगा, सब्जेक्टिव है. ठीक है, हाइट ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 10th इन सेंटीमीटर. ठीक है, इन सेंटीमीटर. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट भी ऐसे ही जाएगा, देखते ही. अच्छा, विच ग्रुप कंटेन्स मैक्सिमम गर्ल्स ना? मैक्सिमम गर्ल्स तो बेटा 7 है, और कौन सा ग्रुप है वो? देखो 140 से 145. कितना इजी है, देखो आप ग्राफ देखकर सीधा आंसर बता सकते हो. ठीक है, दिस. सो बी का आंसर क्या जाएगा? विच ग्रुप कंटेन्स मैक्सिमम गर्ल्स? 140 to 145 सेंटीमीटर. वेरी सिंपल. अच्छा, तीसरा पार्ट क्या है? व्हाट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हैव हाइट 140 सेंटीमीटर एंड अबव. अच्छा, 140 सेंटीमीटर एंड अबव कितनी गर्ल्स हैं? यू कैन इजीली काउंट बेटा. ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? 1%. व्हाट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हैव हाइट 140 सेंटीमीटर एंड अबव. अच्छा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जो भी आपको दिया है ना, जो भी आपको गर्ल्स दिए हैं, तो उनकी कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी जिनकी हाइट 140 सेंटीमीटर या उससे ऊपर होगी ना. ऐसे में लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ गर्ल्स हैविंग हाइट, नंबर ऑफ गर्ल्स having height 140 and above upon total number of girls into 100. If I'll do this, I'll get my answer. ठीक है, तो चलो देख लेते हैं. लेट्स सी. अच्छा, नंबर ऑफ गर्ल्स हैविंग हाइट 140 and above. पहले देख लेते हैं 140 and above, मतलब यहाँ से आगे तक की हमें नंबर ऑफ गर्ल्स देखनी है. अच्छा, 140 से 145 में कितनी गर्ल्स हैं? आई हैव 7 गर्ल्स. ठीक है, तो ये तो 7 होगी. प्लस फिर 145 से 150 के बीच में कितनी गर्ल्स हैं? वी हैव 4 गर्ल्स. प्लस 4 प्लस. अच्छा, 150 से 155 2 प्लस एंड फाइनली 155 से 161. तो ये तो हो गई वो गर्ल्स जिनकी हाइट 140 या उससे ऊपर है. अच्छा, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे आएगा? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, अच्छा पहले हम देख लेते हैं. 125 से 30 के बीच में कितनी लड़कियां हैं? 1 प्लस फिर 2 प्लस फिर 3 प्लस 4 प्लस. अच्छा, कैसे कर रहा हूँ मैं? 1 क्या आ गया? ये 125 से 130 के बीच में 1, 130 से 135 के बीच में 2, 135 से 140 के बीच में 3, 140 से 145 के बीच में 7. ठीक है, so this 4 will not come. What will come? X. 7 will come. Okay, so let me rub it. Okay, what will come? 7. This will be 7. Okay, and then 145 से 150 how many? 4 plus 4 plus then 150 से 155 plus 2 plus then finally 155 से 160 plus 1. ठीक है, तो ये जो 7 4 2 1 वाला पैटर्न तो वही है. into 100 when we'll do we'll get our answer. ठीक है, तो कितना जाएगा? 7 plus 4 11 13 14. This will be 14 upon what will be the total number of girls? 14 plus 6 20 into 100. This is 20 5s are 100 and 14 5s are 70. So 70% is my answer. No? Simple. Okay, now let's move on to fourth part. Fourth part आपसे क्या कह रहा है? You have to find the class. You have to find the class interval in which corresponds to 20% of the girls. ठीक है, टोटल गर्ल्स आपको पता ही है. 20% आपने निकालना है किस गर्ल्स में आ रहा है 20%. वेरी सिंपल. आप चाहे तो इसको ओरली कर सकते हो फोर्थ पार्ट को. ठीक है, मैं फोर्थ पार्ट आपको यहाँ दिखा रहा हूँ. 20% कैसा आएगा? अच्छा, टोटल गर्ल्स तो 20 है. अच्छा, अगर मैं 125 से 130 के बीच में देखूँ तो 1/20 into 100 करूँगा तो आई विल नॉट गेट 20%. अच्छा, 130 से 135 के बीच में कितना है? 2 है. 2/20 into 100 करूँगा आई विल नॉट गेट 20%. अच्छा, 135 से 140 के बीच में कितना है? 3 है. तो 3/20 into 100 करूँगा, अगेन आई विल नॉट गेट 20%. अच्छा, 140 से 145 के बीच में कितनी है? 7 है. ठीक है, तो 7/20. ओके, सो वेयर आई एम गेटिंग बेटा? कहाँ दिख रहा है हमें? अच्छा, यहाँ देखो आप. 145 से 150
145 से 150, ठीक है, आप इसको देख लेना, बहुत इजी है। मैं देखता हूँ 145 से 150 के बीच की लड़कियां, ठीक है, कितनी लड़कियां हैं सर? 145 से 150 के बीच में है 4 गर्ल्स, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20 इंटू 100, 25 5 4 से 20% आ रहा है ना, 20% आ रहा है, तो वेरीफाई भी हो गया। तो व्हाट विल बी माय आंसर? फाइंड द क्लास इंटरवल व्हिच करस्पॉन्ड्स टू 20% ऑफ द गर्ल्स। कौन सा वो इंटरवल है? वो है 145 से 150। सो माय आंसर विल बी 145 से 150 सेंटीमीटर। सो इजी, ओके।